Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 12 structure of atom. So लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ डिस्कशन देखा था जिसमें स्पेशली हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरह से सबसे पहला जो मॉडल आया था थॉमसन मॉडल जिसने एटम के स्ट्रक्चर को एक वाटरमेलन से कंपेयर किया और कहा कि बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। ऑब्वियसली दोनों की क्वांटिटीज़ इक्वल होती है, इसीलिए एक नॉर्मल स्टेट में कोई भी एटम न्यूट्रलाइज सिचुएशन में होता है। थॉमसन ने जो स्पेसिफिकली ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं किसी भी एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और सबसे खास बात कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो ऑब्वियसली इस स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं दैट आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर द सरफेस ऑफ स्फेयर। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल को कंपेयर किया गया था वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से कि जिस तरह से वाटरमेलन में जो पुडिंग होती है वो बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसे कंपेयर किया गया था पॉजिटिव चार्जेस से, और जो सीड्स थे वाटरमेलन के उसे कंपेयर किया गया था इलेक्ट्रॉन्स से या नेगेटिव चार्जेस से। बट कुछ एक केसेस में रदरफोर्ड मॉडल जब आया, या मैं ऐसा कहूँ कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब एग्जिस्टेंस में आया, रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का, वहाँ पर उसकी हाइपोथेसिस को थॉमसन का मॉडल प्रूफ नहीं कर पाया और फाइनली थॉमसन मॉडल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक थिन गोल्ड प्लेट पर स्ट्राइक करवाया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो ऑब्वियसली 7000 टाइम्स हेवियर हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन पर ट्वाइस ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो ये हैवीली चार्ज पार्टिकल जब किसी थिन प्लेट पर स्ट्राइक हो रहा था तो ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, और इसमें से बहुत सारे जो चार्जेस थे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेडली पास हो गए। कुछ चार्जेस जो थे वो अपने एक पर्टिकुलर पाथ से डिफ्लेक्ट हुए या डेविएट हुए, और कुछ बहुत ही कम चार्जेस या कम अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका रेशो हमने डिस्कस किया था, लगभग 1 पार्टिकल आउट ऑफ 8000 पार्टिकल्स जो था वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ और अब वापस अपने ही पाथ में लौट गया। तो ये बेसिकली कंक्लूजन था लास्ट लेक्चर का जो हमने डिस्कस किया था, और आज हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बाद जब रदरफोर्ड ने एक मॉडल को शो किया, एक एटॉमिक मॉडल को शो किया आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सो उसे रदरफोर्ड एटम मॉडल के नाम से जाना गया। सो with Thomson model of atom, the alpha particles would be expected to be only slightly deflected by the collision with the electrons in the atom. On the basis of the result of alpha scattering experiment, Rutherford suggested the following picture of atom. ठीक है, जो जे थॉमसन मॉडल था वो बेसिकली कुछ रिजल्ट जो आए थे अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, उन्हें प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसके बाद जी रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल एक पेश किया, जो एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह का था जो आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि बेसिकली जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर किसी भी एटम के सेंट्रल कोर में लाई करते हैं और वहीं पर एक्यूमुलेटेड रहते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर के बॉल्स या स्फेयर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो रेड कलर के बॉल्स हैं ये बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस को डिफाइन कर रहे हैं, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर है एटम का जहाँ पर सेंटर में सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस लाई कर रहे हैं। इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ में न्यूट्रलाइज चार्जेस न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होते हैं, इन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, और जो नेगेटिव चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन वो अदर देन सेंटर पार्ट जो था वो एग्जिस्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर एटम में, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो ब्लू कलर की बॉल्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रही है। सो मिस्टर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट के बाद एनालिसिस किया और फाइनली जो रिज़ल्ट पेश किया एक एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, वो कहा गया एन एटम में बी रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ द डायमीटर 10 raised to the power -10 मीटर, बट द होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट
The entire mass of the atom is concentrated in a small central core called the nucleus, having the diameter of about 10 raised to the power minus 14 meter. सो मिस्टर रदरफोर्ड ने जो कहा वो ये कहा कि जो स्फेरिकल शेप का होता है कोई भी एटम एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और इस स्फेरिकल शेप के एटम के सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल कोर में सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, और ऑलमोस्ट इस स्फेयर का या इस एटम का जो मास है वो मास भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर पार्ट में ही, ठीक है। और इस सेंट्रल पार्ट को, ये भी बेसिकली एक स्फेरिकल शेप का ही होता है सेंट्रल पार्ट, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, और इसका साइज़ होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 मीटर का, जबकि एक एटम का साइज़ होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर का। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न ये निकल रहा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज़ बेसिकली 10,000 टाइम स्मॉलर देन द शेप ऑफ द एटम। कि न्यूक्लियस जो है वो एटम से न्यूक्लियस एटम से लगभग 10,000 गुना छोटा शेप में होता है। सो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम, लीविंग प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन थे वो बेसिकली फैले हुए रहते हैं पूरे एटम में, ठीक है, सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट होते हैं, और स्प्रेड आउट इस तरह से होते हैं कि इनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस में सारा प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, और जो निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सराउंडिंग पार्ट्स में मौजूद हैं, और काफ़ी सारा स्पेस जो है वो यहाँ पर फ्री या एम्प्टी छूटा हुआ है, काफ़ी सारा प्लेस यहाँ पर एम्प्टी छूटा हुआ है। सो रदरफोर्ड ने यही कहा कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम, leaving plenty of empty space in the atom. As the atom is electrically neutral, total positive charge on the nucleus is equal to the total negative charge of the electrons in the atom. ऑब्वियसली क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज होता है नॉर्मल स्टेट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, वो इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स के। सो रदरफोर्ड pointed out that electrons inside the atom are not stationary. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस एटम में वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी क्यों नहीं है? इफ़ दे वेयर एट द रेस्ट, अगर वो रेस्ट में होते हैं, अगर वो स्टेशनरी होते, रेस्ट में होते, सो दे वुड बी पुल्ड into the positive nucleus due to the strong electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते, स्टेशनरी होते, तो यहाँ पर क्योंकि सेंट्रल पार्ट में काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्जेस मिलकर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में आ जाते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो हमेशा मोशन में अवेलेबल है, यहाँ पर वो स्टेशनरी नहीं है। सो ही अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने एज्यूम किया कि ज़रूर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, जिससे हम देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब ये रिवॉल्व करेंगे सो यहाँ पर एक बैलेंस फोर्स क्रिएट होगा जो इन्हें न्यूक्लियस में जाने नहीं देगा, न्यूक्लियस में गिरने नहीं देगा, ठीक है। सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू दैम बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। और ऑब्वियसली ये मोशन क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये मोशन कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये जो अट्रैक्शन है इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये इन्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर डेवलप करके देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और इनके रिवॉल्यूशन की वजह से ही ये इस न्यूक्लियस में नहीं आते, या इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर इसमें गिरते नहीं हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा जो मिस्टर रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया अपनी हाइपोथेसिस या आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। So an alpha particle traveling directly towards the center of the nucleus slow down as it approaches to the nucleus at the certain distance
say r0 from the nucleus, the alpha particle comes to the rest and its initial kinetic energy is completely converted into the electrostatic potential energy. द डिस्टेंस r0 इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम समझ सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक हो रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर देखिए हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स को ट्वाइस ऑफ ई से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसका ट्वाइस होता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज की वैल्यू होती है उसका ट्वाइस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोटॉन को अल्फ़ा पार्टिकल्स को ट्वाइस ऑफ ई से रिप्रेजेंट किया है। और इसका जो मास होता है वो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 7000 टाइम्स ज़्यादा होता है, जो ऑब्वियसली एक हीलियम के आइटम के इक्विवेलेंट होता है। सो यहाँ पर देखिए हमने देखा था लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कि जब पार्टिकल्स स्ट्राइक हो रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक हो रहे थे थिन गोल्ड प्लेट पर, तो ऑब्वियसली सपोज ये जो एटम है ये थिन गोल्ड प्लेट का एटम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ एटम्स जो थे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो रिवर्ट बैक आ रहे थे, कुछ पार्टिकल्स जो थे जो जिनका रेशो बहुत कम था, लगभग वन अल्फ़ा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 इंसिडेंट पार्टिकल्स में से वन पार्टिकल आउट ऑफ 8000 इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कुछ जो पार्टिकल्स हमारे रिवर्ट बैक आ रहे थे 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इनका डिफ्लेक्शन का प्रोसेस क्या था, आप देख सकते हैं कि जब ये पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे थे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इनकी इस वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही थी, फिर ये ऑब्वियसली वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है, इट मीन्स कि इन अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। काइनेटिक एनर्जी जब धीरे धीरे डाउन हो रही थी और एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचकर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स रेस्ट में आ जाते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स रेस्ट में आ जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स रेस्ट में आ रहे थे तब इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ा है कि बेसिकली जब कोई मूविंग बॉडी मोशन से रेस्ट में आती है तो ऑब्वियसली उसकी कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, और ऑब्वियसली जब वो रेस्ट से मोशन में जाती है तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो स्ट्राइक हो रहा था थिन गोल्ड प्लेट पर और इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द न्यूक्लियस, सो धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो रहा था, इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, और फाइनली एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट बिकम्स स्टेशनरी, ये रेस्ट में आ जाता है और फिर वापस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अब इसमें आ चुकी है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो फाइनली ये रिवर्ट बैक होता है फिर अपनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ में उसी पाथ को रिट्रेस करता है जिस पाथ से ये आया है, और 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि ये जो पार्टिकल है जब रेस्ट में आया इट मीन्स अभी इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, तो न्यूक्लियस और इस पार्टिकल की जो रेस्ट पोजीशन है, ये न्यूक्लियस और इस पार्टिकल की जो रेस्ट पोजीशन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस कहलाती है r0, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि ये अल्फ़ा पार्टिकल कितना क्लोज अप्रोच कर सकता है इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस पर, इस न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा क्लोज ये अप्रोच कर सकता है वेन एवर इट्स स्ट्राइकिंग इन द लाइन ऑफ साइट टू द न्यूक्लियस। सो यही r0 इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, हम देख सकते हैं यहाँ पर r0 इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज गिव्स द एस्टीमेट ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेसिकली हमें साइज़ ऑफ न्यूक्लियस को डिफ़ाइन कर रही थी, कि बेसिकली ऑब्वियसली सी बात है अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस न्यूक्लियस का इम्पैक्ट कहाँ तक होगा, जहाँ तक इम्पैक्ट होगा वहीं तक ये अल्फ़ा पार्टिकल आ पाएगा, इसके बाद ये न्यूक्लियस इस अल्फ़ा पार्टिकल को रिवर्ट बैक करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ तक अगर अल्फ़ा पार्टिकल पहुँच रहा था और यहाँ से रिवर्ट बैक हो रहा था, इट मीन्स इस न्यूक्लियस का इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक है, और यही पॉइंट कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन point at which the alpha particles becomes at the rest and the center of the nucleus. So consider that the alpha particle of the mass m possesses the initial velocity u, ठीक है। सपोज अल्फा पार्टिकल्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u और इसका मास है m, स्मॉल m। सो when it is at the large distance from the nucleus, ठीक है, when it is at the large distance from the nucleus,
of an atom having the atomic number Z at the distance of closest approach, the kinetic energy of the alpha particle is completely converted into the potential energy. So मैथमेटिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात आई तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में. इट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी की 1/12 mv², या क्योंकि इसकी वेलोसिटी u से हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा 12 mu². और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पार्टिकल की, अल्फ़ा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो होगी बेसिकली 1/4πε0. ठीक है, 1/4πε0. और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम चार्जेस की बात करें तो दोनों चार्जेस की बात होगी तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ ई. सो यहाँ पर हमने ट्वाइस ऑफ ई लिखा. एंड देन हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में होंगे. और पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर ऑफ़ दिस पर्टिकुलर एटम को. ठीक है, सो एटॉमिक नंबर सपोज इस पर्टिकुलर एटम का Z है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पर जो चार्ज होगा या एक पॉजिटिव चार्ज पर जो चार्ज होगा, सपोज़ वो ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर उतना ही चार्ज होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर भी उसे ई से ही रिप्रेजेंट किया. तो फाइनली ये टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो बेसिकली इक्वल होगा Z के, दैट इज़ एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द इंडिविजुअल चार्ज, सो दैट इज़ ई. सो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा ZE. सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम. तो ये हो गया दोनों चार्जेस, पहला एक टोटल चार्ज यहाँ पर ZE हो गया और अल्फ़ा पार्टिकल से आने वाला जो चार्ज हो गया वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ ई. तो हमने दोनों चार्जेस को यहाँ पर लिखा ट्वाइस ऑफ ई एंड ZE डिवाइडेड बाय R0. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आने के बाद, यहाँ पर इनके बीच का जो रिपल्शन हो रहा है ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर R0. सो फाइनली हमने यहाँ पर R0 पुटअप कर दिया. तो फाइनली हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन मिल गया बेसिकली, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों इक्वल होंगे. इट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए हमने इनको इक्वलाइज पुटअप किया है. फाइनली यहाँ से अगर हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करें R0, सो वो हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले से मिल जाती है R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 ट्वाइस ऑफ ZE² बाय 12 mv². सो दिस इक्वेशन 1.01 इज एज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. यही क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन है. और हम देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेसिकली किन किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है. सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द Z जो बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी पर्टिकुलर एटम का. सो ऑब्वियसली अलग अलग ये हमें प्रूव कर रहा है कि अलग अलग मटेरियल के लिए या अलग अलग एटम्स के लिए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के एटम्स के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अलग अलग हो सकती है. उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी u पर. ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी उतनी कम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी. इट मीन्स जितनी ज़्यादा हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जितनी ज़्यादा हाई स्पीड से अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, उतनी ज़्यादा क्लोज ये इस न्यूक्लियस के जा पाएगा. ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख सकते हैं R0 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द U². और यहीं पर अगर हम मास की बात करें तो ऑब्वियसली मास भी क्योंकि फिक्स होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पर मास की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये भी देते हैं कि अगर सपोज अल्फ़ा पार्टिकल नहीं होता, कोई दूसरा पार्टिकल होता, सो जितना लाइटर पार्टिकल होगा, जितना ज़्यादा लाइट पार्टिकल होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतनी ज़्यादा होगी. और जितना ज़्यादा हैवियर पार्टिकल होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, उतनी ही कम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी. ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होगा वो उतना ज़्यादा करीब पहुँच पाएगा न्यूक्लियस के. ठीक है, सो न्यूक्लियस के करीब पहुँचने के लिए पार्टिकल का मास भी ज़्यादा होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ज़्यादा होने के लिए पार्टिकल को लाइट होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए. सो फाइनली ये कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से या इस पर्टिकुलर पैरामीटर से. सो इन द गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ऑब्वियसली जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसे गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहा गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना जो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था वो बेसिकली गीगर और मार्सडन अपने दो एसोसिएट्स के साथ में किया था. सो इन द गीगर एंड मार्सडन अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना,
द गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी ज़्यादा हाई एनर्जी का था ये अल्फा पार्टिकल, वे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 79। ठीक है, जब गोल्ड प्लेट के ऊपर स्ट्राइक किया गया इतना ज़्यादा हाई एनर्जी का, हाई काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल, सो बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 एन एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी मेड। ठीक है, सो यहाँ से एक न्यूक्लियस के साइज़ का एस्टिमेशन निकला कि अगर सपोज़ हम गोल्ड पार्टिकल गोल्ड प्लेट के ऊपर जब स्ट्राइक हो रहा था और गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79 और अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली स्ट्राइक हो रहा था, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वहाँ से R0 को जो कैलकुलेट किया गया तो कैलकुलेशन से हमें पता चला कि बेसिकली जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो है 4.13 10⁻⁻14 मीटर का। सो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10⁻14 मीटर। तो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से एग्जैक्टली इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कि न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻14 मीटर का होता है, जो एक एटम के साइज़ से लगभग 10,000 टाइम्स छोटा होता है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से लाइट में आया वो था इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर का भी। सो लेट अस कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी u टुवर्ड्स द न्यूक्लियस हैविंग द चार्ज Ze। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही है कि सपोज़ कोई पर्टिकुलर अल्फ़ा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है ट्वाइस ऑफ ही और इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी u है और इस u वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स द एटम। वो एटम है सपोज़ गोल्ड का जिसका एटॉमिक नंबर है सपोज Z एटॉमिक नंबर के एटम के करीब में जा रहा है अल्फ़ा पार्टिकल। सो इन केस द अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेवल्स अलॉन्ग द पाथ एज शोन इन द फिगर, देन आफ्टर कमिंग क्लोज टू द न्यूक्लियस अप टू द सर्टेन डिस्टेंस इट स्कैटर्स अलॉन्ग द पाथ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इनिशियल पाथ। सो यहाँ पर ऑब्वियसली अभी यहाँ पर हमने लाइन ऑफ साइट में शो किया, अगर सपोज़ पार्टिकल जो था वो ट्रैवल करता और पार्टिकल ट्रैवल करता इसी स्पीड से और सपोज़ स्पीड से ट्रैवल करता और इस न्यूक्लियस के करीब जाता तो ऑब्वियसली अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता हो, तो हम कहते हैं कि सपोज़ इसने अपने पाथ से एंगल क्रिएट किया है थीटा का। ठीक है, एंगल क्रिएट किया है थीटा का। सो द स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ये जो पाथ से डेविएट होना है, इस अल्फ़ा पार्टिकल जो अपने पाथ से डेविएट हो रहा है इसे ही हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये जो डिफ्लेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर अल्फ़ा पार्टिकल का अपने अपने पाथ से अल्फ़ा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, यही कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। और हम इसे बहुत अच्छे से यहाँ पर भी समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में कि सपोज सेम है, यहाँ पर हमने बस न्यूक्लियस को थोड़ा सा दूर बना दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जब स्ट्राइक हुआ और स्ट्राइक होने के बाद ये अपने पाथ से जब डेविएट हुआ एक बाय द एंगल थीटा, ठीक, बाय द एंगल थीटा, तो इस अल्फ़ा पार्टिकल की डिस्टेंस, ये जहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ से जिस पर्टिकुलर पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी डिस्टेंस अगर हम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से मेज़र करें, सो दिस बी विल बी द इम्पैक्ट पैरामीटर। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ डिफाइंड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सो इम्पैक्ट पैरामीटर हम देख सकते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिस्टेंस। इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन velocity vector of the alpha particle and center of the nucleus and velocity of the alpha particle, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b, दैट इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर, यही है इम्पैक्ट पैरामीटर। सो व्हेन इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम द एटम इट इज़ डिनोटेड बाय b। ठीक है, सो फाइनली यहाँ से एक कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पार्टिकल होता, एक कोई पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं, सो ऑब्वियसली ये होता कि नॉर्मली अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल इस न्यूक्लियस के करीब जाता, इस न्यूक्लियस के करीब होता, ठीक है, इस न्यूक्लियस के करीब स्ट्राइक होता तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इस न्यूक्लियस के करीब होता ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता। ये न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाता इसका डिफ्लेक्शन कम होता जाता। ठीक है, पार्टिकल न्यूक्लियस से जितना दूर रहता उतना कम डिफ्लेक्ट होता। तो ऑब्वियसली ये जो डिफ्लेक्शन था कि ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ये एंगल थोड़ा कम होगा। सो ऑब्वियसली ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन ही इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स कि कोई भी पार्टिकल इस न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब, कोई भी पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल अगर इस न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब स्ट्राइक होगा
ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा करीब स्ट्राइक होगा बी की वैल्यू कम होगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये पर्टिकुलर पार्टिकल इस न्यूक्लियस के करीब स्ट्राइक हो रहा है बिल्कुल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बी की वैल्यू हो वो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, और ऑब्वियसली जब ये करीब स्ट्राइक होगा तो इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, वहीं कोई पार्टिकल थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर है, और वो थोड़ा सा दूर स्ट्राइक हो रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन कम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है। ठीक है, सो फाइनली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पैक्ट पैरामीटर को। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं रदरफोर्ड डेराइव द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द स्कैटरिंग एंगल। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच का एक रिलेशन डिफाइन किया, और वो था b इज़ इक्वल टू 1/4πε0 ZE² cot θ/2 हाफ mu²। इसको अगर हम कंक्लूड करें, या हालांकि हमने कंक्लूजन अभी देखा है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, बट अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंक्लूड करें, सो वी कैन से फॉलोइंग इन्फेरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव इक्वेशन। इफ़ द इम्पैक्ट पैरामीटर b इज़ लार्ज, सपोज इम्पैक्ट पैरामीटर b क्या है, लार्ज है, देन cot θ/2 इज़ ऑल्सो लार्ज। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में हम देखें तो देखिए 1/4πε0 इज़ अ कांस्टेंट टर्म्स। z किसी भी पर्टिकुलर एटम का z हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर। e की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी बिकॉज द चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी कांस्टेंट। मास ऑफ द पार्टिकल जो स्ट्राइक हो रहा है, जो पार्टिकल सपोज यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल अगर है तो जिस पार्टिकल का मास अगर कांस्टेंट होगा, अब अगर यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर दें, यू को भी कांस्टेंट कर दें, तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी बेसिकली प्रोपोर्शनल है cot θ/2 के। मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द cot θ/2, cot θ/2 के प्रोपोर्शनल है। अब cot θ/2 के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। सो उस केस में यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम होगा, इस केस में यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम होगा। मतलब cot θ/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कम होनी चाहिए। अब cot θ/2 की वैल्यू कब कम होगी, जब ऑब्वियसली सो फाइनली वी कैन से इफ़ द इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज़ लार्ज, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी क्या है, लार्ज है, सो देन cot θ/2 इज़ ऑल्सो लार्ज। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू लार्ज है, सो cot θ/2 भी लार्ज होगा। अगर cot θ/2 की वैल्यू लार्ज आ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर एंगल की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, सो द एंगल ऑफ द स्कैटरिंग थीटा विल बी स्मॉल एंड वाइज वर्सा। हम देखते हैं कि एंगल की बड़ी वैल्यू के लिए cot की वैल्यू छोटी होती है, और एंगल की छोटी वैल्यू के लिए cot थीटा की वैल्यू बड़ी होती है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू b ज़्यादा है, इट मीन्स कि यहाँ पर cot θ/2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और cot θ/2 की वैल्यू ज़्यादा अगर होगी तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं b की वैल्यू कंपेरेटिवली यहाँ पर छोटी है, सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, मतलब कम इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए डिफ्लेक्शन कम है। सो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट पैरामीटर का। सो थस इफ़ अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ a large impact parameter, it gets scattered through a very small angle and may practically go undeviated. If the alpha particle has a small impact parameter, it will get scattered through the large angle. ठीक है, सो हमने इसे समझा। अब यहाँ से देखिए कुछ एक कंक्लूजन और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती, तो उस केस में क्या होता, क्योंकि cot 180 डिग्री की वैल्यू, cot 90 डिग्री की वैल्यू नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पर, सो cot θ/2 ईजीली cot θ/2 की वैल्यू अगर ज़ीरो है, ठीक है, इट मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई cot θ/2 की वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज़ीरो है। सपोज़ अगर मैं कहूँ कि कोई पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है सीधे न्यूक्लियस पर, कोई पार्टिकल स्ट्राइक हुआ सीधे डायरेक्टली न्यूक्लियस पर इस तरह से, ठीक है, सो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब इम्पैक्ट पैरामीटर v की वैल्यू जब होगी ज़ीरो, सो ऑब्वियसली cot θ/2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए यहाँ पर ज़ीरो। सो इसलिए cot θ/2 की वैल्यू भी हमने पुटअप की ज़ीरो, और इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर θ/2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 90 डिग्री। θ/2 की वैल्यू होगी 90 डिग्री, बिकॉज cot 90 डिग्री की वैल्यू होती है ज़ीरो। सो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें 180 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ से बिल्कुल इजीली हम कह सकते हैं कि जब बीटा की वैल्यू, इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू ज़ीरो थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, बिकॉज cot θ/2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी,
कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0। कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू जब 0 होगी तो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। मतलब ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो कंटिन्यूसली रिवर्ट बैक होगा अपने ही पाथ में रिवर्ट बैक होगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थस इफ़ एन अल्फा पार्टिकल हैज़ ए इम्पैक्ट पैरामीटर 0, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है अगर किसी अल्फा पार्टिकल का, दैट इज अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इट विल स्कैटर थ्रू द 180 डिग्री। So it may be pointed out that shape of the trajectory of the scattered alpha particle depends upon the impact parameter in addition to the force law operating between the alpha particle and nucleus. Hence scattering experiment provides us to know the nature of the force between nucleus and scattered particles, ठीक है। सो फाइनली ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू द पॉजिटिविटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखा कि बेसिकली इसके जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन किस तरह से इम्पैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स कि कितना आप क्लोज स्ट्राइक करवा रहे हैं अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के, ऑब्वियसली इस पर डिपेंड कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट पैरामीटर ही डिफाइन करेगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल की आफ्टर द डेविएशन। अब यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल जब हमने कम्प्लीटली स्टडी किया और रदरफोर्ड ने कम्प्लीटली एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जो काफ़ी सारे पैमानों पर खरा उतरा और इसने बेसिकली काफ़ी पैरामीटर्स को डिफ़ाइन भी किया। इसके बाद भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे अब हम उनकी बात करेंगे। सो दो द रदरफोर्ड एटम मॉडल एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेरी वेल, इट ऑफर्ड सीरियस डिफिकल्टीज एज रिगार्ड एज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो इसे डिफाइन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न थे। द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटम मॉडल आर इज डिस्कस्ड बिलो। तो पहला रीज़न जो था, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दे आर कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, देयरफॉर इन एन एटम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूसली emit the energy and hence the radius of the path should go on decreasing and ultimately it should fall into the nucleus. सो सबसे पहला जो ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड का वो ये रहा कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को ये प्रूफ नहीं कर पाया, वो ये था क्योंकि जैसा रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मौजूद हैं और ये रिवॉल्व हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है बल्कि ये रिवॉल्व हो रहे हैं। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्स के हिसाब से इन्हें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है। तो ऑब्वियसली हर पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर ये एक्सेलरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इसका वो हमेशा यहाँ पर मौजूद है। ऑब्वियसली हर पर्टिकुलर पॉइंट पर इसे एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। हर पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो लॉरेंट्स के हिसाब से जो पार्टिकल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की कैटेगरी में आएगा ये कहलाएगा एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। सो लॉरेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्स एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट अगर करेगा ये पार्टिकल, अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा तो ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी कम होती जाएगी। ऑब्वियसली जब एनर्जी कम होती जाएगी तो यहाँ पर इसके रिवॉल्यूशन का जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा। इट मीन्स रिवॉल्यूशन के ऑर्बिट का डायमीटर छोटा होता जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब धीरे धीरे इसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। पर ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, इसे प्रूफ नहीं कर पाया, बट ऐसा तो होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर गिर जाए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। However, the electrons revolve round the nucleus without falling to it. Thus, Rutherford atom model cannot explain the stability of atom. ठीक है। सो रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि एटम तो स्टेबल सिचुएशन में मौजूद है, लेकिन रदरफोर्ड की जो हाइपोथेसिस थी उसकी थ्योरी के बेसिस पर यहाँ पर रदरफोर्ड एटम स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो वो अपने में से रेडिएशंस को जब इमर्ज करेगा या फिर एनर्जी रिलीज़ करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करते करते एक समय ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी फिनिश हो जाएगी और उसका रिवॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा और फाइनली वो धीरे धीरे इस न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा।
बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर रदरफोर्ड इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ नहीं कर पाया. So, if the Rutherford atom model is true, electrons can revolve in the orbits of all possible radius and hence it should emit continuous energy spectrum. However, atoms like the hydrogen possesses line spectrum. सो सेकंड जो टर्म था वो भी बेसिकली स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही था इसके. वो ये कहा गया कि इफ़ द रदरफोर्ड एटम मॉडल इज़ ट्रू, अगर रदरफोर्ड एटम मॉडल ट्रू है, सो द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस. ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जितने भी पॉसिबल रेडियस है सभी में रिवॉल्व होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो सभी पॉसिबल रेडियस में रिवॉल्व होगा, किसी एक पर्टिकुलर रेडियस में रिवॉल्व नहीं होगा वो, बल्कि ऐसी नंबर ऑफ रेडियस में रिवॉल्व होगा. ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एटॉमिक मॉडल देखा था इसमें इजीली हम समझ सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑल पॉसिबल रेडियस में रिवॉल्व हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, हालांकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर में हमें जो रेडियस है वो लगभग सबकी बराबर ही नज़र आ रही है, बट क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स होती है, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सब जितनी भी सेल्स होती है, जो जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के, वो अलग अलग रेडियस के होते हैं. So the electron can revolve in the orbits of the all possible radius and hence it should emit continuously energy spectrum. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, तो इस ये कंटिन्यूसली अपने में से एनर्जी भी इमिट करेगा, इसे कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करनी ही चाहिए. सो वो एमिशन ऑफ एनर्जी जो था वो बेसिकली नज़र नहीं आया. सो हाउ वेयर द एटम्स लाइक द हाइड्रोजन पजेस लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो यहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में नज़र आया था. ठीक है, ऑब्वियसली इसे भी डिफाइन नहीं कर पाया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. सो ये कुछ केसेस थे, ये दो इम्पॉर्टेंट केसेस थे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक बने. बट उसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो प्रूफ रहे, जिन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज़ को प्रूफ किया, वो काफ़ी प्लॉसिबल था, प्रशंसनीय था. सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा. इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. थैंक यू.